क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होती चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 4 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, वो ये वाले हैं। देखिए, सेक्शन 304B, ठीक, डाउरी डेथ से रिलेटेड है। इसका स्कोप बढ़ाने की बात करी है, बढ़ा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई, क्या बात हुई, किस पे हुई, जानेंगे। 5G जो टेक्निक है उससे रिलेटेड जो है काफ़ी न्यूज़ में है। एक एक्ट्रेस, क्या नाम है, तो लिखी है, तो सभी को पता होगा। और व्हाट इज़ द आईपीओ ग्रे मार्केट। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक, और ग्रे मार्केट मतलब कि अनऑफिशियल, जिसको, और ये कैपिटल मार्केट से, शेयर मार्केट से संबंधित है। तो ये ग्रे मार्केट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनऑफिशियली जो है ट्रेडिंग करी जाती है। सेबी इसके में नहीं देख रेख करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिफ्थ वाला जो है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। ठीक, ये नई रिपोर्ट आई है, किसने पब्लिश करी है, क्या बताया है, ये जानने वाली चीज़ है इसमें। देखिए, 4 जून को हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक, हिंसा हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा, ये 4 जून को होता है। आप लोग बता दें, यूपीएससी का आज से यानी कि 4 जून से कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चालू है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। आप लोग को जो भी लेना है ले सकते हैं। ईपीएफओ का भी हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और प्लस टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। 60 दिन का एक कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 8564005309 9696066089 पर। देखिए क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है सेक्शन 304B, जो आईपीसी की धारा है 304B, ठीक, किससे संबंधित, डाउरी डेथ से रिलेटेड, ठीक, दहेज हत्या से रिलेटेड, उसकी दायरे को विस्तार कर दिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए कह रहा है, एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि डाउरी हैरेसमेंट जो होता है एक तो बड़ा ही पेस्टिफेरस है, मतलब कि बहुत ही घिनौना अपराध है, और जहाँ पे व्यूमन को जो है उसको, मतलब उसके साथ में क्रुएल्टी की जाती है उसके हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा, लोभी पति, कोवेटस मतलब लोभी पति और इन लॉज के द्वारा। कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि जजमेंट जो है, इंडिकेटेड ने जजमेंट की स्ट्रेट जगह लिटरल इंटरप्रिटेशन जो होती है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 304B में जो लिखा हुआ है उसको अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन वैसे ही, जैसे लिखा हुआ वैसे करोगे तो ये मतलब ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि क्या होगा कि जो हमारी लड़ाई है इस सोशल ईविल से, ठीक, सामाजिक जो ये ईविल है उसके खिलाफ जो लड़ाई है, सामाजिक बुराई से लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत सालों से चली आ रही है, तो वो अगर हम लिटरल मीनिंग इसका लेंगे, इंटरप्रिटेशन लेंगे, तो ठीक नहीं है। ये मतलब ब्लंट हो जाएगा, बैटल अगेंस्ट डाउरी डेथ हम कम हो जाएगा। पीनल प्रोविज़न जो है वो भी जो है, मतलब वो ढंग से पूरा न्याय नहीं हो पाएगा अगर हम सीधे सीधे जो लिखा हुआ उसको अगर करें। तो वो क्या है वो ही समझ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B यानी इंडियन पीनल कोड की सेक्शन में ये कहा गया है कि टू मेक आउट ए केस ऑफ डाउरी डेथ ए वुमन शुड, ठीक, शुड हैव डाइड, मतलब इसमें यह है कि अगर डाउरी के डेथ का केस बनाना है 304B के अंदर, तो व्यूमन जो है वो जलने से मरी हो या फिर उसकी बॉडी पे इंजरीज हो, और अदरवाइज यानी कि, और इसके अलावा अंडर नॉर्मल, अदरवाइज देन नॉर्मल कंडीशन, मतलब नेचुरल डेथ ना हुई हो, खुद से मौत ना हुई हो। ठीक, उसके अलावा अगर उसके जलने से, बॉडली से, या फिर और किसी नॉर्मल सर्कमस्टांस के अलावा किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हुई है 7 साल के अंदर उसकी मैरिज के, तो इसको डाउरी डेथ बोला जाएगा। और इसमें ये भी देखिए कहा गया है अब देखो यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात करा ना कि अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए तो बड़ा जो है हमारी लड़ाई हम इसमें जो है जीत नहीं सकते। ठीक, तो ये जितने इतने सालों से सोशल सामाजिक बुराई जो चल रही है, इसमें कह रहा है, देखो तो अगले क्या है, शी शुड हैव सफर्ड क्वालिटी और हरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉज सून बिफोर हर डेथ इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। मतलब उन्होंने, जो लड़की है उसने क्रूरता, दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या ससुराल वालों से मृत्यु से ठीक पहले, सून बिफोर जो है ना, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सुप्रीम कोर्ट को, क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, 7 साल के अंदर है ये चीज़। धारा 304B से जुड़ी समस्याएं, तो देखिए कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि सून बिफोर जो है वो हम उसको मानते हैं इमीडिएटली बिफोर। ठीक, और दिस इंटरप्रिटेशन वुड मेक इट नेसेसरी फॉर ए वुमन टू हैव बीन हैरास्ड मोमेंट्स बिफोर शी डाइड।
ठीक, तो मतलब तुरंत जो है उससे पहले, मरने से तुरंत पहले की बात कही है। और दूसरा उन्होंने बोला कि अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है, इसको भी कहा गया है कि लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक, उसमें मतलब मानसिक तौर पे परेशान कर रहे थे या फिर किसी तरीके से सुसाइड करने पे जो है अबेटमेंट और टू सुसाइड करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अदरवाइज अगर कहा गया तो इसके लिबरल उदारवादी जो है इंटरप्रिटेशन व्याख्या करनी चाहिए। और जो है अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको जो है डाउरी डेट से ही जोड़ना चाहिए। लीगल स्टेटस जो हमारे यहाँ है वो है डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 प्रोहिबिट ये करता है टेकिंग ऑफ डाउरी। ठीक, डाउरी को मना करता है। 304 भी ये बताया कि ये डाउरी डेथ से संबंधित है। इसमें व्यूमन के साथ में क्रूरलिटी हुई हो, ठीक, महिला के साथ, और या फिर हैरेसमेंट हुआ हो उसके पति या उसके रिलेटिव, पति के रिलेटिव के द्वारा। सेक्शन 498A ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस ऑफ क्रूरलिटी। इसमें क्या है, अगेंस्ट हस्बैंड और हिज रिलेटिव इफ द, अगर बहू जो है वो सुसाइड कर लेती है 7 साल के अंदर, तब भी जो है ये ऑफेंस ऑफ क्रूरलिटी के अंतर्गत डाउरी डेथ से संबंधित है। ये भी सुसाइड अगर कर लेती है जो है बहू, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो डेट ऑफ हर मैरिज, तो उसके हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव जो है तुरंत जेल जाते हैं। ठीक, सेक्शन 174 जो है आपका CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको वो भी अमेंड किया गया और उसमें कहा गया कि पोस्टमार्टम जो है होगा इन केस ऑफ सुसाइड और डेथ ऑफ ए वुमन। डेथ हुई अगर विमेन की तो पोस्टमार्टम होगा, ये नहीं कि चुपके चुपके जल्दी जल्दी से हस्बैंड और उनके घर वालों ने निपटा दिया। ठीक, मतलब कि अंतिम संस्कार कर दिया जल्दी ताकि कुछ पता ना चले। ठीक, सेक्शन 113A जो है वो ये क्या बताता है कि ये हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द एविडेंस। ठीक, साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ा गया था कि इस रेजिंग ए प्रिजम्पशन ऑफ क्रूरलिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, केवल क्रूरता की धारणा से ये सारे काम किए जाते हैं ये महिलाओं के साथ में, तो इसको भी साक्ष्य के उसमें जोड़ा गया है, साक्ष्य अधिनियम 1872। भारत में दहेज प्रथा को अगर आप देखो, अभी मैं पढ़ रहा था चाइना में भी क्या हुआ, ये देखो यही मैं कह रहा था उस दिन की वुमेन एम्पावरमेंट में कई सारी वुमेन जो हैं, जो लॉ उनको बनाए जा रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए, वो उसका गलत उपयोग करती हैं। तो अभी क्या हुआ चाइना में कि जो है मैन जो है डाउरी दे रहा था। ठीक, अब समझना मेरी बात, मैन ने डाउरी दी कुछ 18 लाख रुपए करीब वहाँ पे चाइनीज़ में, और फिर उसने, लड़की ने शादी करी, और फिर उसके बाद उसने देखा कि वो लड़की एक जो है मैरिज स्कैम का हिस्सा है, और उसके साथ भी शादी करी, और मतलब वहाँ पे किसी सोशल मीडिया पर लड़के ने देखा कि वो उसकी बीवी किसी और से भी शादी कर रही है, तो वो सबसे डाउरी ले लिया, मतलब वहाँ पे मैन देते हैं डाउरी, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये भी वही चीज़ें हैं। खैर, डाउरी सिस्टम जो इंडिया में है उसमें आप किसी भी तरीके का गिफ्ट दे रहे हो अगर, ठीक, शादी में लेन देन का, अगर जो परिवार वाले हैं बहू के, उसके परिवार वाले आप हस्बैंड को या फिर हस्बैंड के परिवार को कुछ भी गिफ्ट देते हैं, ठीक, तो और मतलब ये शर्त रखी जाती है कि ये दोगे तो शादी होगी, तो उसको डाउरी माना जाएगा। किसी प्रकार के उपहार की प्रकृति में नगद आभूषण ये सब कुछ जो है घर बसाने में मदद करेगा, ये सब कुछ माना जाता है। ठीक, तो ये नहीं चलेगा अरे हाँ आप अपनी इच्छा से दे दीजिए, ठीक है ना, ये वाली बात नहीं चलती यहाँ पर, वो दहेज माना जाता है। दहेज उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए हैं, उठाए जाने चाहिए। देखिए क्या है कि एजुकेट योर डाउटर्स, ठीक, अपनी बेटियों को शिक्षित करें, ब्रेड विनर बनाएं, उनको ऐसा ना देखा जाए कि अरे यार ये तो जो है अभी इस घर की है फिर पराये घर की हो जाएगी। तो ये सब जो फालतू की धारणा है ना, इसको बदलना पड़ेगा। महिलाएं बहुत सशक्त हैं और महिलाएं जगत जननी हैं। अगर उनको जो है एक आप, मैं बता रहा हूँ, अगर उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आप पूरे घर को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि रिस्पेक्ट ही नहीं मिल पा रही है, और वो लोग खुद ये एक्सेप्ट करके चलें कि हमें जो है जैसा है वैसे ही रहने। तो ये भी एक पार्ट है कि वो लोग खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। जो मैंने पहले बोला था कि जो भी अगर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो तो उसमें महिलाओं को का अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो दिक्कत है। एनकरेज करो कि वो खुद अपना कैरियर चुन सकें, इंडिपेंडेंट रहें, जिम्मेदार रहें, ट्रीट देम, उनको डॉटर्स को जो है बॉयज़ के जो है इक्वलेंट ही आपको करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उनको जो है ये इनकरेज करना चाहिए कि वो ना डाउरी डे ना लें। ठीक, ये था हमारा पहला टॉपिक डाउरी संबंधित। और अगला ये है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया के MP हैं वो भी एग्रीकल्चर से मीटिंग। तो यहाँ पे मीटिंग में एग्रीकल्चर एक मुद्दा था। ठीक, उससे पहले हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक अपना वो कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो समझ में आ गया होगा। इंडियन ओशियन आपका ये आ गया वेस्ट में। ठीक, इंडियन ओशियन यहाँ पे भी है, देखिए हाँ, ये तास्मानिया हो गया,
और ये आपकी देखिए ये कोरल सी है ईस्ट में, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आती है आपकी, कोरल जो मूंगा पत्थर होता है, ठीक, उसकी रीफ हो गई। डार्विन, एलिस स्प्रिंग्स आपका बीच में आ गया। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। अराफुरा सी यहाँ पे आ गया, ठीक। आपका ये अशबर्टन रिवर जा रही है। आपके दो रिवर यहाँ पे है, डार्लिंग और मरे, मरे डार्लिंग रिवर बोलते हैं। लेक आयर और लेक टॉरेंस, ठीक है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। साइमन डेजर्ट और ये सब वहाँ पे ये सब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम बताइए, मैं थोड़ा भूल गया हूँ ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब भी देखो मैप तो कुछ ना कुछ जरूर उसको जो रिवाइज कर लो। अब देखो इस समय ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और भी है, प्लेग चल रहा है वहाँ पे, चूहे की बिल्कुल बरसात हो रही है, जैसे हम लोगों ने पीछे कवर भी किया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से एक बैंड पॉइजन भी मंगाया है कि भैया चूहों को मारा जाए, नहीं तो फूड सिक्योरिटी उनकी चरमराने वाली है। दोनों मिनिस्टर ने मिलकर जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग और उन सब की बातें करी है। जब और जैसे कि अभी समग्र रणनीतिक पार्टनरशिप भी, अभी साझेदारी भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है 4 जून को जो है अभी करी है, ज्वाइन करी एक दूसरे से, ठीक, पार्टनरशिप बनाई है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है ग्रेन पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक, अनाज साझेदारी कर रहा है, और इसमें सिग्निफिकेंट इंक्लूजन होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सपर्टीज़ है ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मान लीजिए टमाटर आपने उगाए, अब उगाने के बाद आप मार्केट तक ले आने से पहले ही आपकी आधे से ज़्यादा टमाटर अगर सड़ जाते हैं, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट जो है आपका प्रबंधन ठीक नहीं है। तो वो एक्सपर्टीज़ हम ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहते हैं, ठीक। और आपका अगर देखो ये चीज़ जो वैसे बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कहीं पूछ ले तो हम एग्रीकल्चर वाले जो है, जो इस रिपोर्ट में दे रखा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर वाली चीज़ें भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर पे भी अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, फिर भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखा करो। रूरल ग्रेन स्टोरेज कैसे करना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ कई सारा अनाज जो है सड़ जाता है, ठीक, उसको जो है वो ढंग से स्टोर नहीं कर पाते हैं, एफसीआई के गोदाम भरे रहते हैं, वहाँ चूहे हुए खाते रहते हैं, सब सड़ता है वहाँ पे। तो वो भी हमें उनसे सीखना है, रिड्यूस करना है लॉसेज और वेस्टेजेस को। तोमर जी ने जो है अपना सेटिस्फैक्शन दिखाया है कि हाँ ठीक है। उन्होंने ये भी इन्फॉर्म कराया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कहाँ पे स्थित है, आप लोग से क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय संस्थान है ये आपका, कृषि जो है मार्केटिंग से संबंधित। तो ये कहाँ, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन होगा इंडिया की तरफ से, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मार्केट एक्सेस, दोनों मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ हाँ हम लोग संतुष्ट हैं, हमको जो है आपने और आपने हमको अपना मार्केट एक्सेस दिया है। दोनों लोग के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंगो, ये सब एक दूसरे के जो है मार्केट में जा रहे हैं और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो है भारतीय जो पोमग्रेनेट है अनार, ठीक, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बोला है, और वहाँ जा रहा है हमारा अनार जो है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा कहाँ से अनार, हम लोग कल हमने किया था ना हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें अनार कौन कौन सी 2 जगहें थी बताइए, कमेंट करके देखें कितना याद रहता है आप लोग को। ज्वाइंट स्ट्रेटजी भी बनाई गई है ताकि इंडियन मैंगोज और पोमग्रेनेट भी जो है ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जा सकें। वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन भी काम कर रहा है इसके लिए। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि टू फास्ट ट्रैक द इंडियन रिक्वेस्ट, कि हमारे यहाँ से जो है एक्सेस हो जाए फॉर मार्केट, कि भारतीय जो ओकरा है, यानी ओकरा कैसे कहते हैं मालूम है, भिंडी को, ठीक, लेडी फिंगर ही लोग जानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा उनको सही लगता होगा, ओकरा भी भिंडी को बोलते हैं, पोमग्रेनेट एरिल भी, मतलब ये वहाँ पे आसानी से जा सके ऑस्ट्रेलिया में भारत से। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वालों ने कहा है कि हम लोग जो है बहुत ही नज़दीकी कोऑपरेशन सहयोग भी करेंगे। मल्टीलेटरल फोरम जो है ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर से संबंधित, कौन कौन से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा G20, इन सब में, और इसके अलावा भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ में मिलकर क्लोज डायलॉग करेंगे। कौन सी और हम लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्वाड में और कौन से 2 देश हैं, ठीक, जापान और यूएसए। और क्लाइमेट चेंज भी उन्होंने कहा कि एक ऐसा जो है मुद्दा है जिस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े जो है क्लाइमेट को बचाने वाले जो है योद्धा है। तो ये फ्लैग एक उन्होंने ये भी मेंशन किया फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक। हमें मतलब राष्ट्रीय नवाचार ऐसा करना है कि क्लाइमेट चाहे जैसा भी आए हमारा एग्रीकल्चर जो है फलता फूलता रहे, इसके लिए जो है प्रोग्राम की भी बात करेगी। किसके बीच में हुआ अगर ये पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक। सेट कोलैबोरेशन जो है शुड बी सेटअप विद द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो वहाँ के अनुसंधान हैं उनके साथ में, संगठनों के साथ में ऑस्ट्रेलिया की, ये अलग सेटअप किया जाएगा प्रोग्राम, ठीक। तो ये क्वाड मैंने आपको पहले बता दिया। अगला जो टॉपिक है वो है 5G टेक्निक से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जूही चावला जी को एकदम से पता नहीं क्या हो गया है कि उनको इन्वायरमेंट नज़र आने लगा, शायद जो है कुछ कह नहीं सकते, खैर कुछ कहना भी ठीक नहीं है, अब बिल्कुल एकदम से गायब थी और एकदम से इनको लगा कि इन्वायरमेंट खतरे में है।
तो आ गई हैं, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गए और कहा कि 5G का रोल आउट तो हो रहा है लेकिन इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसमें जो तरंगे और जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो काफ़ी नुकसानदेह है, ऐसा इन्होंने बोला। हालांकि मज़ेदार बात अब आपको बताऊं, इनका जब ये वर्चुअल हियरिंग चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में तो लोगों ने हैक कर लिया और वहाँ पे जाके जूही चावला जी के मूवी के गाने चलाना स्टार्ट कर दिया। तो खैर दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो जिन लोगों ने कार्य किया है उनके खिलाफ अवमानना का जो है वो रहेगा, केस बनेगा। ठीक, और अवमानना वाला कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है बताइए? ठीक है, और कौन सा 129 के 130 है? चलिए इतना तो बता ही दिया मैंने आपको। जूही चावला ने ये भी कहा कि एक जूही चावला, देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, ठीक, कि ये एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने लॉ सूट डाला है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, और हमें जो है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कतई जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस ये है कि वायरलेस और ये सब जो चीज़ें हैं वो जो है ये डिलेमा हमारे मन में लगातार दुविधा में कर रहा है कि हमें अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी देखना चाहिए जो हमको जो है ख़त्म कर देगी, और या फिर इस तरीके से। फिर उन्होंने चुपके से कहा कि डॉक्टर वो जज साहब जरा वो वाईफाई जरा ऑन कर लीजिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं कहा था मजाक कर रहा हूँ कि ये वायरलेस में उन्होंने कहा कि हम लोग दुविधा में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो ठीक है बट विकिरण से जो है अगर जान माल का खतरा हो सकता है तो हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, अपने अपने जो है आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी नौटंकी है कि अभी मैंने कहीं डाला था ये कि व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी कि जो महाराष्ट्र में सबसे पहले 5G की वो जो है टेस्टिंग हुई है और इसीलिए कोरोना सबसे ज़्यादा वहाँ फैल गया, और ये कोरोना जो है फैलाने के लिए 5G की मतलब टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। 5G आ जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा, मतलब जाहिलियत की भी जो है सीमा पार कर चुके हैं सब। और ये मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया का वो भी देता है आपको जीएस पेपर 3 में टॉपिक कि सोशल मीडिया का किस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स में आप डाल सकते हो एग्जाम्पल। ठीक, 2003 2G, ठीक, 2G स्कैम आप लोगों ने सुना होगा, 2G स्कैम, 3G 4G हमारे यहाँ चल रहा है, 5G 2018 में आ चुका, साउथ कोरिया और ये पूरे में लगा चुके हैं अपने में, अब ये हमारे यहाँ आने वाला। और देखिए बीच में हमारी जो है जूही चावला जी आ गई हैं कि शायद ये 5G इनको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें 5G प्रोमिसेस, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मोबाइल में ही इतनी ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी आपको, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा साफ और बढ़िया। आप कई सारी जो फ्रंटर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी आप यूज़ कर सकोगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कनेक्टेड कार, होम, स्मार्टर होम्स, ये सब होगा। ठीक है ना, सपोर्ट करेगा स्ट्रीमिंग, रिच मीडिया आप लोग को मिलेगा। भारतीय एयरटेल और इन लोग को जो है बोला भी गया है कि रिलायंस जियो को कि भैया 5G के जो है टेस्टिंग चालू करो, क्या कर रहे हो। ठीक, और इसके अलावा जो है एक्सपेक्टेड दैट नेटवर्क जो है विल गो लाइव जो है इस साल के एंड तक हो जाएगा या फिर 2022 तक हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे साइंस जो है वो ये कहते हैं कि वैसे तो रिस्क नहीं है, ठीक, बोला गया जैसे कि ऊपर, लेकिन यहाँ पे WHO के द्वारा जो बात कही गई वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जस्टिफाई नहीं करती है इस चीज़ को। कैसे, देखिए WHO ने ये कहा है कि कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट 5G का नहीं है, ठीक, और वायरलेस एक्सपोजर टेक्नोलॉजी का इससे मतलब ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा हमने स्टडीज़ करी नहीं है, तो अभी हमने हैज़ बीन कैरिड आउट एट द फ्रिक्वेंसीज टू बी, जिस फ्रिक्वेंसी पे 5G यूज़ होने वाला उस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि कोई हेल्थ रिस्क नहीं है। तो मतलब हाफ बेक्ड बात है ये। और WHO ने ये भी कहा है कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। पूरा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैं आप लोग से कहता हूँ पढ़ा करो, जिसमें गामा रेज फिर एक्स रेज होता है ना, गामा रेज, एक्स रेज, फिर आपका विजुअल लाइट हो गई, फिर माइक्रोवेव, ये सब को जो है आप लोग को ये पूरा याद करना चाहिए। उसी में ही जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होती है, उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर में ये वाली जो है सब ये हर्ट्स यूज़ हो रही हैं जो हम लोग टेलीकॉम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इन्होंने बोला है कि पब्लिश करेंगे स्टडी 2022 तक। हेल्थ रिस्क असेसमेंट का इन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी की पूरी पे एक असेसमेंट करा रहे हैं, स्टडी जो है 2022 में आएगी। स्टडी नोट्स जो नई टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि एमिशन इससे कम होता है, टेक्सटिंग और हैंड्स फ्री ऑपरेशन हम करते हैं तो उसकी वजह से जो है सर से हमारा दूर रहता है फ़ोन, तो उसकी वजह से जो है नुकसान कम होता है। बट सभी लोग का ये कहना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2017 में 190 साइंटिस्ट ने 39 नेशंस में जाके ये अपील की थी यूनाइटेड नेशन और WHO से कि ये जो रेडिएशन है ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, और मतलब बटी हुई है जनता, देख रहे हो, बटी हुई जनता, अभी ढंग से स्टडी हुई नहीं है। ठीक,
और प्रॉफिट मोटिव लोगों को दिख रहा है तो वो चाह के चला रहे। गाइडलाइंस वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने कहा था गाइडलाइंस करो, हेल्थ को रिस्क हो सकता है उसको देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचाओ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मधुमक्खी का आप लोगों ने सुना होगा कि मधुमक्खी गायब हो गई, एकदम से मर गई, और ये मोबाइल टावर से। तो देखिए, मोबाइल टावर में आप लोगों ने देखा होगा ड्रम जो है एक ड्रम टाइप की चीज़ लगी रहती थी एक टावर से दूसरे टावर को। ये ड्रम जो है ये माइक्रोवेव से जोड़ते थे, जहाँ पे ओएफसी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो है नहीं लिंक हो पाते थे एक टावर दूसरा टावर, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि माइक्रोवेव के वो टावर लगा देते थे, एक ड्रम टाइप के बड़े बड़े। ये ड्रम टावर जो है इसमें माइक्रोवेव से कनेक्ट होती थी। माइक्रोवेव वही है जो हम लोग घर में खाना जो है गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, आप समझो, वहीं जो है यहाँ से कनेक्ट करने के लिए भी हो रही है। तो माइक्रोवेव जब इसमें बह रही है, बीच में से जब पूरी स्वार्म स्वार्म जो है निकलती थी, 20 की एक साथ निकलती है ना, तो वो सब इसके बीच में चंगुल में आके मर गई। और उसके लिए वाकई में ये हुआ है कि बीज को बहुत नुकसान हुआ, और ये कहा जा रहा है कि बीज ना होने की वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से खाद्य सुरक्षा भी, जो फूड सिक्योरिटी, वो भी जो है खटाई में पड़ सकती है। इसमें साइंटिस्ट जो इसके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि भैया टिश्यू हीटिंग भी हो रही है, ऐसा देखा गया। ऊतक हीटिंग मेन मैकेनिज्म है ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो फील्ड होती है वहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना माइक्रोवेव के थ्रू हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे ऊतक हीटिंग ये लोग बोल रहे हैं, टिश्यू हीटिंग होती है ह्यूमन बॉडी में। और इसमें करंट टेक्नोलॉजी जो है रिजल्ट इन नेग्लिजिबल टेम्परेचर राइज इन द ह्यूमन बॉडी। जो अभी टेक्नोलॉजी है वो तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन ये 5G कर सकता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 से है, और क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। इसके कई सारे, अभी देखो कोविड की वैक्सीन आई तो सरकार ने कहा कि हम इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अरे रूरल के आदमी के पास में कहाँ यार मोबाइल है, ऑनलाइन की बात करते हो आप, हवा में चल रहा है सारी चीज़ें। तो मतलब आधी जनता तो आपने वैसे ही मना कर दी, आपके पास वैक्सीन नहीं तो आप ये सब काम करोगे। ठीक, तो डिजिटल डिवाइड क्या है, ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वैसा और भी आप और भी एग्जाम्पल निकाल सकते हो। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ई गवर्नेंस, एग्जाम्पल के साथ समझाइए डिजिटल डिवाइड क्या है, ई गवर्नेंस पर इसका क्या प्रभाव है, उदाहरण सहित समझाएं। 150 वर्ड मैं देख रहा हूँ सबके, मैं भले ही वहाँ पे नहीं बोलता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ लोग पूरी राम गाथा लिख देते हैं भाई। इतना नहीं, 150 वर्ड में लिखिए, कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखने की कोशिश करिए, तभी आप लोग जो है 250 में ज़्यादा से अच्छा, 250 की 250 नहीं लिखने हैं यार। देखो मैं आपको बताऊँ वो लोग क्यों कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा वर्ड्स में आंसर लिखो, बल्कि 200 वाला है तो 150 से जो है 175 वर्ड बस बहुत है, और 150 वाला है तो 120 वर्ड तक लिखो। वो आपको जानबूझ के प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि आपकी असलियत जो है वो पन्ने पे उतर जाए। जब आदमी प्रेशर पे होता है ना तब वो असलियत दिखा देता है, तो वही वो चाहते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी, ताकि चाहे आप जैसे भी हो असलियत ना सामने ना आए। तो आईपीओ जो है ग्रे मार्केट में ये क्या है, देखो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी, जैसे कि अभी क्या है कि पेटीएम वाली कंपनी जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, वो कह रही है कि अच्छा चलो कुछ पोर्शन में हम शेयर बांट देते हैं, मार्केट में निकालते हैं, ताकि हमारे जैसे, हमारे आपके जैसे छोटे छोटे जो पब्लिक वाले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी इस कंपनी में हिस्सेदारी, क्योंकि शेयर क्या होता है, शेयर एक हिस्सेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। बॉन्ड क्या होता है, लोन होता है। यहाँ पे जो है कंपनी को पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपको साथ में वो हिस्सेदारी पार्टनर भी बना रही है। तो जब पहली बार कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने वो शेयर उतारती है कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक हो जाती है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक, पेटीएम ने अपना निकाला है, और इसकी वजह से जब ये निकालने वाला है आईपीओ $3 बिलियन का, यूएसडी का, तो उससे पहले क्या हुआ कि इसके कई सारे जो शेयर्स होते हैं, ठीक, वो अनऑफिशियल मार्केट में, जहां पे सेबी जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर नहीं आता ये। ठीक, ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट इसीलिए है। ठीक, और इसकी जो शेयर्स होते हैं उसकी खरीद फरोख्त चालू हो जाती है, लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे पेटीएम ने जब कहा हम आईपीओ निकालने वाले हैं, तो आईपीओ निकलने से पहले ही इसका 11,500 रुपये से स्टॉक जो है उठकर 21,000 रुपये पे हो गया, और ये जब आएगा तब तो ये एक्सचेंज पे आ जाएगा, तब ये ऑफिशियली हम लोग कोई भी इसको खरीद सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ये पहले ही ग्रे मार्केट में जाके लोग जो है इसको खरीद लेते हैं। क्यों? कई बार ऐसा होता है आईपीओ में कई सारे स्लॉट निकलते हैं, कई लोग कई बार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो भाई वहाँ पे वो वंचित रह जाते हैं, तो वो सोचते हैं ग्रे मार्केट में खरीद लो। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि आईपीओ जब निकलेगा उससे पहले यहाँ पे इनको सस्ते मिल गया, ठीक, तो यहाँ पे खरीद लेते हैं वो ग्रे मार्केट में। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़, और ग्रे मार्केट में एक चीज़ और भी है,
थोड़ा सा ग्रे पैसा भी लग जाता है जिसको ब्लैक कहते हैं, ब्लैक मनी भी थोड़ा थोड़ा जो है लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनऑफिशियल होता है इसमें जो है, इसमें यही इसको आईपीओ को ग्रे मार्केट बोला जाता है। बस इससे ज़्यादा इसमें जाने की कोई भी चीज़ नहीं है। आईपीओ ग्रे मार्केट ओवर द काउंटर होता है, जाओ वहाँ पे जा खरीदो। सेबी का इसमें कोई भी देख रेख, सुपरविजन, पर्यवेक्षण होता नहीं है। ठीक, ये चीज़ है। और इसमें देखो बाय बैक की बात कही गई है, कंपनी बाय बैक करती है जो शेयर उसने मान लीजिए पब्लिक में एक बार दे दिए, मान लीजिए 1,00,000 शेयर दे दिए, फिर उसने कहा कि एक काम करना है, हमें 50,000 शेयर हमको वापस बाय बैक का ऑप्शन है इतने रुपए पे, फला रुपए पे। तो जो है ज़्यादातर तो ये जो रुपया होता है, मान लीजिए 400 रुपये का एक शेयर चल रहा तो ये 405 रुपये बोल देंगे या इस तरीके से, ताकि वापस जो है अपनी इस, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कंपनी थे, प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक से अपने जो है अपना स्टेक वापस ले रही है, एक तरीके से बाय बैक कर रही है अपने शेयर्स। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पूछ सकता है। मेन चीज़ ये आईपीओ क्या है, ठीक, कौन इसको देखता है, ग्रे मार्केट क्या चीज़ है, सेबी का उसका ऊपर सुपरविजन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए लिखा हुआ है आउटसाइड सेबी जो है परव्यू। ठीक, उसके बाहर जो होता है, इसमें आईपीओ क्या है, पहली बार जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है तो उसको आईपीओ बोला जाता है। ठीक, आईपीओ में जो है यही है चीज़ें हैं। देखिए लेवरेजिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, लोअर प्राइस पे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें, लिस्टिंग गेंस भी होता है। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, जितना इसमें जरूरत थी मैंने आपको चीज़ बता दी। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, देखो अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ज्वाइंटली, किसने किया है ये समझना जरूरी है, यूएनईपी। ठीक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है बताइए। ठीक, कहाँ पे है, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ फोकस करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, और इकोनॉमिक्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, इकोनॉमिक्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन जो है भूमि क्षरण से संबंधित, इन तीनों लोग ने मिलकर कौन सी रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पे जो है एनबीएस की बात हो रही है, स्टेट फॉर ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ये तो इसमें क्या ये कहने की कह रहे हैं कि भैया आपको मान लीजिए आपके यहाँ फ्लड आता है। ठीक, आपके यहाँ जो है जो ये इससे समझते हैं, आपके शहरों में फ्लड आ जा रहा है, अर्बन हीट हो रही है। ठीक है, तो इन जो, और मान लीजिए आपके रिवर वेटलैंड्स हैं, तो यहाँ पे कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी इन पानियों में ज़्यादा जो है रिवर में फ्लडिंग भी हो जा रही, जैसे फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पे जो है वाइल्ड फायर हो लग जा रहे हैं, जब जो है जंगलों में आग लग जा रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होने से लैंडस्लाइड हो जा रहे हैं। तो ये सब हैं प्रॉब्लम्स। ठीक, इनका सोल्यूशन जो है वो नेचर बेस्ड होना चाहिए। यहीं पे इसी रिपोर्ट का मतलब यही है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन अगर आपको देना है इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन जो है नेचर बेस्ड है। ठीक, नेचर बेस्ड कैसे, मतलब आपके मान लीजिए जो है लैंडस्लाइड हो रही है, तो आप जो है वृक्ष लगाइए। ठीक है ना, ताकि जो है वो उसकी जड़ों से जो है मिट्टी रुकी रहे। ठीक, आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मान लीजिए शहरों में जो है वो हो रही है, फ्लडिंग आ रही है, जैसे चेन्नई में हुआ तो आप वेटलैंड्स बनाइए। तो नेचर से नेचर ही सोल्यूशन है इन सब के, जो है जो हैजार्ड है, ये नेचुरल हैजार्ड है ये सब, तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी नेचर है। अब नेचर के लिए हमें चाहिए फाइनेंस। ठीक है ना, अब बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, फाइनेंस दो नेचर के जो है मजबूत करो, वो सोल्यूशन बनेगा जो प्रॉब्लम अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। यही सब इन्होंने यहाँ पे बताई। मेन चीज़ समझने वाली है कि रिपोर्ट किसने पब्लिक की, यूएनईपी, डब्ल्यूईएफ और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इन्होंने ये कहा है कि $133 बिलियन करंटली अभी जा रहा है, जो कि बहुत कम है। और दूसरी चीज़ इन्होंने रिपोर्ट में ये बताई है कि ज़्यादातर प्राइवेट संस्थाएं तो कर ही नहीं रही हैं खर्चा, ज़्यादातर जो पब्लिक संस्थाएं मतलब सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है, पब्लिक तो कर ही नहीं रही है। अब देखो पब्लिक जो है 66%, सॉरी प्राइवेट कर नहीं रही है खर्चा, कौन खर्चा कर रहा है, पब्लिक फंड्स कर रहे हैं। 86% जो है गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, प्राइवेट फर्म्स खाली 14% कर रहे हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन एनुअल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, हमें ट्रिपल करना पड़ेगा 2003 तक, और 4 टाइम करना पड़ेगा 2050 तक, अगर हमें अपना क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और डिग्रेडेशन टारगेट यूएनईपी के सब कुछ इनको जो है अचीव करना है, तो हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए फाइनेंस बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया। फाइनेंस से नेचर, नेचर से सोल्यूशन, सोल्यूशन उन प्रॉब्लम्स का जो जैसे फ्लडिंग और ये फॉरेस्ट फायर और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, कोस्टल एरिया में देखो क्या हो रहा है, मीन सी लेवल राइज हो जा रहा है, तो वहाँ पे जो है ग्लेशियर के मेल्ट होने से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ये सब लिंक्ड है। फ्लो चार्ट बना के आंसर में भी आप दिखा सकते हो, जैसे बता रहा हूँ ना, टिप्स में आना चाहिए आपके। साथ ही साथ इसमें ये एग्रीकल्चर पॉलिसीज और टैरिफ और ये सब जो है घटाकर कार्बन मार्केट को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइनेंसिंग करो, नेचर को संभालो, ताकि ये जो है प्रॉब्लम्स ना आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टॉप स्पेंडर्स में देखो, सबसे ज़्यादा यूएसए है, फिर चाइना है 36 बिलियन, फिर इंडिया काफ़ी नीचे है, जापान जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूएसए है, फिर चाइना है। कंट्री जैसे ब्राज़ील, इंडिया, सऊदी भी ये भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इनका कम है, ज़्यादा नहीं है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करो, जो भी नेचर का है, आपका सामाजिक वातावरण जो चैलेंजेस हैं, वो जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन सबको रोकना है नेचर के ही जरिए। ठीक, हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि साइनोवैक से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए साइनोवैक मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, याद रखना। ठीक, इसको जो है आप लोग आसानी से कर लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर दिया साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज, ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वाला तो सही है, तो ये होगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि ये सेकंड इंडियन वैक्सीन है जिसको WHO की ग्रीन लाइट मिली है। नहीं, सेकंड के लिए, इंडियन वैक्सीन के लिए तो हम कोवैक्सीन के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक, ये तो चाइनीज है रे, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, और गलत हो गया तो ये वाला तो पहले ही हो गया था गलत, ये भी हो गया, ये हो गया, तो इसी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। साइनोवैक कोरोना वैक प्रोडक्ट जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब जो इसमें जो डाला गया है वायरस वो किल्ड है। ठीक है, किल्ड है। और ये देखिए 1 एंड 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। साइनोवैक अभी हो गई है, चाइना की है ये। इससे पहले साइनोफार्म थी, जो कि पहली थी चाइनीज वैक्सीन जिसको WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए जो है वो कर दिया था अप्रूव। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये एक वैधानिक निकाय है, सही है, और स्टेब्लिश किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। स्टेटमेंट एकदम जो है 100% सही लग रहा है, खरा सोना एकदम। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अगर आपने पढ़ रखा तो आपको याद आएगा, नहीं यार इसमें तो 5 था, तो आपको पता चल गया अच्छा ये गलत है, और पूछा क्या गया है, गलत ही पूछा गया, तो आपने ऑप्शन देखे, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है कि हम जो है यहाँ पे संरक्षण और संवर्धन कर सके ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का। और इस कौन से ह्यूमन राइट्स कहाँ पे ये डिफाइन किए गए, ह्यूमन जो राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी इंडिविजुअल के गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में दे रखा है, या फिर जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक, तो इनके द्वारा जो भी मानव अधिकार होंगे उन सब के लिए जो है NHRC बनाया गया है, और ये वैधानिक निकाय है। इसमें एक चेयरपर्सन और 5 जो है मेंबर होते हैं। पहले इसमें सिर्फ देखिए एक्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वहीं बनते थे, अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज भी हैं वो भी इसके चेयरमैन बन सकते हैं। देखिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा जी को अभी चेयरमैन इसका बनाया गया है। जो पोस्ट है NHRC चेयरमैन की वो जो है वैकेंट थी। HL दत्तू जो थे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके जाने के बाद से बीच में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज प्रफुल्ल पंत को एक्टिंग कार्यवाहक बनाया गया था। अब कौन आ गया, अरुण मिश्रा जी आ गए। तो एक चीज ध्यान में आ गई ना कि पहले CGI सिर्फ होता था, अब अमेंडमेंट के बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज भी, फॉर्मर वाले जज भी बन सकते हैं चेयरमैन। तो इसी के साथ में हमारा आज का जो है सेशन खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके जो है लोगों को जोड़िए। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट और गाइडेंस अच्छा लग रहा है तो UPSC और EPFO के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। ये नंबर्स हैं 8564880530, 9696066089। तो चलिए अभी लेते हैं आप लोग से अलविदा। कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब जो है सेफ रहिए घर पे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।